हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यार मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई यार, उसके लिए रियली सॉरी, बट मुझे फीवर हो गया था तो अब बिल्कुल सही हूँ। तो अब आपको रोज जो है 2-3 क्लासेस बिल्कुल मिल जाएंगी और हम मेंसुरेशन को जितना जल्दी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी खत्म कर सकते हैं खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो छोटी छोटी सी बातें जो हम किसी भी लेक्चर के किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में करते हैं। देखिए, आपको मेंसुरेशन के प्रॉपरली आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे देखिए, हमने ये समझा कि एडवांस जो सेक्शन है उसमें हर एक चैप्टर का वेटेज जो है वो लगभग 10% है, यानी 100 में से लगभग 10 सवाल एडवांस के हर चैप्टर से आने वाले हैं। दैट इज आइदर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, या आप नंबर सिस्टम को भी ऐड कर दें। तो ये जो 5 चैप्टर हैं ये 50 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं अगर मैं बात करूं सीजीएल मेंस की। तो इसलिए यार इसके आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। आप प्लीज पीडीएफ के पीछे ना भागें। मैंने आपको समझाया और आप भी ये बात जानते हैं कि पीडीएफ का कोई फायदा नहीं है, वो रखी रह जाती है। आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए, उसके बाद आपको जो उसमें से अच्छे सवाल लगते हैं वो आपको हाईलाइट करके रखने कि हाँ भाई इनको एंड में मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। पीडीएफ से यार कोई फायदा नहीं होता। पीडीएफ का मेन फायदा जो है वो एजुकेटर को मिलता है, टीचर को मिलता है। क्या मिलता है कि भाई मैंने अपनी कोई पीडीएफ दी आपको, उस पर मेरा नाम लिखा होगा, यूट्यूब चैनल लिखा होगा, ऐप का नाम लिखा होगा, वो आप आगे शेयर करेंगे, है ना। फिर वहां से बाकी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। तो यार वो आप ये समझिए वो टीचर के फायदे की बात है, आपका फायदा, क्योंकि पीडीएफ आप जानते हैं हमारे पास रखी रह जाती है, हम उसका यूज नहीं करते हैं कभी। बस हाँ भाई मोबाइल में हमारे सेव्ड है या लैपटॉप में हमारे सेव्ड है, बट उसको एक्सेस नहीं करते। एक्सेस आप करेंगे अपने नोट्स को। ये जो लेक्चर्स भी आप देख रहे हैं ये आपके पास फिर से समय नहीं होगा कि आप इन्हें देखें, है ना। हमने बात करी थी ना कि हम अपनी फेवरेट मूवी को फिर से देखने का टाइम नहीं निकाल पाते, ये तो फिर भी पढ़ाई की चीजें हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के पीछे प्लीज ना भागें। सवाल लंबे कोई दिक्कत नहीं है, लिखें। सवाल लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सवाल आप लिखेंगे तब जो चीज आप एक बार बस ऊपर से पढ़ जाते हैं, पीडीएफ में देख लेते हैं, वो चीज उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी जब हम लिखेंगे। और YouTube में बहुत जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि भाई नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है। केवल मैं नहीं, आईटी के कुछ जो प्रोफेसर्स हैं जो आईटीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, आईटी के लिए जो पढ़ा रहे हैं, उन तक ने कहा है कि नोट्स हमें प्रॉपरली बनाने चाहिए। तो वो देखेंगे। बट आप ये समझिए कि पीडीएफ के पीछे ना भागे, नोट्स बिल्कुल बनाए। सिलेक्शन वही दिलाएगा, पीडीएफ वगैरह नहीं, है ना। पीडीएफ का प्रिंट लेके आप काट के चिपका रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत है। और एक साइड पर आपने चिपकाया, आप अगर आपने यहाँ पर काट के क्वेश्चन चिपका दिए तो नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है ना वो। तो वो उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि आप लिखेंगे, वो बेटर है। अच्छे से समझ में भी आएगा आपको सवाल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन पर आगे बढ़ने से पहले वेटेज की हमने बात करी कि इसका जो वेटेज है, अगर मेंस की बात करें तो 10 से 12 सवाल मेंसुरेशन से आ जाते हैं, है ना। प्री की बात करें तो 3D से तो कोई सवाल पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि प्री में अगर सवाल आ गया तो हम कहेंगे भाई ये कैसे, बहुत आसान टॉपिक है। अभी आगे बढ़ते हैं। 2D से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्री में हमने बात करी थी कि हम क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, बट मैंने फिर आगे ये सोचा कि मेंसुरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रखते हैं 3D और एक 2D। आपको पता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया 3D, एक हो गया हमारा 2D। अच्छा, 2D क्या है? 2D का मतलब 2 डायमेंशंस, 3D का मतलब 3 डायमेंशंस। डायमेंशन आप समझते हैं, जैसे अभी मैं यहां पर खड़ा हूं तो आपको केवल मेरी लेंथ और ब्रेथ दिख रही है, आपको मेरी विड्थ नहीं दिख पा रही, चौड़ाई नहीं दिख पा रही, क्योंकि आप मुझे एक फोन में देख रहे हैं। या मैं एक बात करूं, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो इसकी केवल आपको लेंथ और ब्रेथ पता है, इसकी कोई हाइट, वो वाली हाइट जो जेड डायमेंशन में होती है। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस जो इससे बाहर आती है, बोर्ड से बाहर, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1, 2, ये इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना सकता हूं। लेकिन अगर इसमें कुछ हाइट होती तो मुझे एक जेड डायमेंशन की जरूरत पड़ती, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो जैसे यहाँ पर ये एक पेज है, ये एक पेपर है, तो ये 2D फिगर हो गया। ये क्या है? 2 डायमेंशन, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये आप रिमोट देख पा रहे हैं, है ना, व्हाइट कलर का, ये देखिए, ये जो है ये आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको लेंथ भी है, ब्रेथ भी, और इसकी कुछ विड्थ भी है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है। तो यहाँ पर इसे कह देंगे हम 3D फिगर। जैसे 2D और 3D का अगर मेन डिफरेंस देखें तो इसमें हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एरिया से आगे हम यहाँ पर 2D फिगर का कोई वॉल्यूम नहीं होता है,
2D फिगर का कोई वॉल्यूम नहीं होता, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ यही दो चीज होती हैं। अगर हम 3D फिगर की बात करें तो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और एक हाइट भी होगी, तो LBH, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2D 3D आपको वैसे भी डिफरेंस पता है, बट हम पहले ऊपर ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2D 3D फिगर्स, 2D और 3D में हम मेंसुरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करें 2D के अंदर क्या आता है, तो देखिए 2D के अंदर आ जाता है हमारा ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई इसको हम किस में करेंगे, ज्योमेट्री में। फिर मैंने सोचा कि भाई ट्राइंगल तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ ही लिया, इसको हम यहाँ पर देख लेंगे मेंसुरेशन के अंदर, है ना। और 3D हम उसके बाद 3D में हम ये सब कवर करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए क्या मेंसुरेशन आसान है। देखिए मेंसुरेशन उस स्टूडेंट का अच्छा होगा जो फिगर को इमेजिन कर पाएगा। देखिए मेंसुरेशन के लिए क्या चाहिए, अगर मैं 3D में बात करूं तो वहां पर आपको इमेजिनेशन चाहिए कि हाँ भी फिगर किस तरीके से बन रहा है। वैसे मैंने प्रिज्म और पिरामिड को आपको क्लियर करने के लिए पिरामिड कुछ बनाए हैं, ये कह लीजिए बनवाए हैं, पिरामिड के 3D फिगर बनवाए हैं। एक बार वो चीज आपको क्लियर हो जाए कि भाई स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट एज क्या होती है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो मेंसुरेशन में क्या है, केवल आपको समझना है कि भाई फिगर किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर हाइट को हमें क्या लेना है, बीच में से अगर छेद कर दिया, हॉलो कर दिया, खोखला कर दिया, तो वहां पर क्या चीज टोटल सरफेस एरिया होती है, क्या चीज कर्व्ड सरफेस एरिया होती है, उस सबको देखेंगे। चिंता मत करो, मेंसुरेशन बहुत ईजी टॉपिक है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मतलब आपको फॉर्मूला याद है कि भाई क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, उसी तरीके से अगर आपको इन सब के फॉर्मूले याद है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉर्मूले के लिए क्या करना है, आपको अलग से एक A4 शीट रखनी है जिस पर आप ये सारे फॉर्मूले एक के बाद एक लिखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D के ये सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके सारे जितने फॉर्मूले हो सकते हैं उनको देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बेस्ड कुछ 100 सवाल के आसपास करेंगे। उसी तरीके से हम 3D पर जाएंगे, 3D पे सबके फॉर्मूले देखेंगे, फिर मिक्स करके इनको सवाल करेंगे। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाएंगे यार, इस बात का आप वादा करिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाएंगे तभी फायदा होगा। और एक A4 शीट पर आप ये फॉर्मूले एक के पीछे एक लिखेंगे ताकि आप रिवाइज कर सके फटाफट। ठीक है, देखिए ट्राइंगल के ऊपर हमने अच्छे से बात कर ली थी ज्योमेट्री में, तो ट्राइंगल से नहीं हम सर्कल से शुरू करेंगे। सर्कल पर भी हमने बेसिक बात करी है ज्योमेट्री में, बट हम सर्कल से शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से ज्योमेट्री में। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे आप सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल क्या है भाई, तो सर्कल को अगर हम मैथ्स की भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर्कल इज लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, तो लोकस क्या होता है भाई, जैसे अगर मैं कहूं कि हमें एक सर्कल बनाना है तो हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया और फिर वहां से किसी एक दूरी पर, किसी एक डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, फिर उससे उतनी दूरी पर एक और पॉइंट लिया। ऐसे हम सेम डिस्टेंस मानते हुए पॉइंट्स लेते गए और जब हम उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। वैसे इस डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है सर्कल क्या होता है। सीधी सीधी सी बात है कि भाई आपने r डिस्टेंस लेके एक सर्कल बना दिया, आता है सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट सरकमफेरेंस, मतलब हिंदी में बात करें तो परिधि। अच्छा, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या सब जानते हैं? सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? तो मेन बात करें तो वैसे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, केवल सर्कल के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है सरकमफेरेंस, और बाकी सब फिगर्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है पेरीमीटर। आप सर्कल के लिए भी पेरीमीटर यूज कर सकते हो, कोई ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है, मेजर मिस्टेक नहीं है। बस सर्कल के लिए हम सरकमफेरेंस, सर्कल वाला वर्ड दिख रहा है आपको, वो यूज कर लेते हैं। इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है, पेरीमीटर की भी यूनिट मीटर ही होती है। सीधी बात ये होती है कि अगर आपने यहां से लेके आपने ये मान लीजिए, ये जो क्रॉस सिंबल से मैं दिखा रहा हूं, ये हमने कील यानी कि नेल चोबे जानते हैं ना, कील यहां पे लगा दी इसके चारों तरफ। आपने एक्टिविटी ये पढ़ी होगी 8th क्लास की एनसीईआरटी में, हमने ऐसे इसके चारों तरफ क्या किया, इसकी बाउंड्री पर कील लगा दी। ठीक है, और हमने क्या किया, यहां पर एक थ्रेड बांधा, धागा बांधा, फिर उस धागे को पूरा इसके चारों तरफ लाए, क्योंकि यहाँ पे कील लगी हुई है तो क्या होगा, धागा अंदर की तरफ नहीं जाएगा, थ्रेड अंदर नहीं जाएगा, और फिर से वापस यहीं पे ले आए स्टार्ट से एंड तक। फिर यहाँ पर हमने उस थ्रेड को कट कर दिया, तो वो जो उस थ्रेड की लेंथ आएगी, वही इसका सरकमफेरेंस होगा, उसी को हम परिधि कह देते हैं। परिधि या सरकमफेरेंस या परिमाप,
पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये दोनों एक ही चीज है। हमारा ये घर है ना, मान लीजिए हमें इसके चारों तरफ जो है तार से बाउंड्री लगानी, वायर से बाउंड्री लगानी, तो ये वायर कितनी लंबी वायर चाहिए, तो बस इतनी लंबी वायर चाहिए, तो इसी को पेरीमीटर कह देते हैं। और सर्कल के केस में उसी को सर्कमफेरेंस कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर याद रखो, कुछ भी मतलब उसके ऊपर ऐसा कुछ सवाल नहीं आने वाला है ना कि भाई पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस में अंतर बताओ। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी और बात करते हैं। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक थ्रेड से सर्कल बना दिया, उसके बाद यहां से उसे कट कर दिया, तो वो जो लेंथ होगी वही इसका पेरीमीटर होगा। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे कि एक टायर है, उसका आपको रेडियस दे दिया है ना, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, साइकिल का हो, किसी का भी, वो कहता है बताओ 100 राउंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसको आगे हम देखेंगे कैसे कर रहे होंगे। तो ये जो टायर है, मान लो मैंने इस टायर को, लेट अस एज्यूम ये टायर एक धागे का बना था, मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी धागे को फोल्ड करके तो मैंने क्या बनाया था, ये टायर बनाया था। तो ये डिस्टेंस ये टायर एक राउंड लेने में कवर कर रहा होगा। बात क्लियर है? ये जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जो ये टायर एक राउंड में कंप्लीट करेगा। तो 100 राउंड्स में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके सर्कमफेरेंस को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? एक्चुअली में मान लो मैंने इस टायर के इस पॉइंट पर निशान लगा दिया, इस तरीके से रेड कलर से मैंने यहां पर एक निशान लगा दिया। मैंने डिस्टेंस नोट किया कि भाई यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर ये जब टायर घूमने लगेगा, फिर आगे घूमने के बाद क्या होगा, ये टायर कुछ इस तरीके से आगे पहुंचेगा। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब ये वाला जो निशान है जस्ट इस पॉइंट पर मतलब रोड को टच कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इस सर्कल का या इस टायर का पेरीमीटर है, परिमाप है। यहां से लेके यहां तक की दूरी वो यहां पर आ गई। इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है? तो नहीं पता तो अब देख लो, सर्कमफेरेंस बराबर 2 पाई r। ठीक है, सर्कल जहां पे r क्या है, सर्कल का रेडियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पाई की जो वैल्यू है, r की वैल्यू तो आपको सवाल में देगा, पाई की वैल्यू 3.14 भी आप ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं। जब सवाल में वो चाहता है कि आप वैल्यू 3.14 लें, अदरवाइज आपको हमेशा वैल्यू 22/7 लेनी है। r आपको ऐसे देगा कि वो 7 से कट जाए। अगर वो कह रहा है, देखो कुछ भी नहीं कह रहा, तो आपको वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। अगर सवाल कुछ इस तरीके से बना है कि भाई आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो सवाल में मेंशन करेगा ब्रैकेट में यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अभी ही थोड़ा सा मैं आइडिया देते चलता हूं। पाई की वैल्यू 3.14 का मतलब ये है, जहां तक है r जो है वो 7 से नहीं कट रहा है। r 7 से नहीं कट रहा होगा, r की वैल्यू 10 या 20 होगी, जो कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल को यहां वहां शिफ्ट कर देगी। ये ओवरव्यू हम ऊपर से बात करें, 99% ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आप वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, सर्कमफेरेंस। आगे बात करते हैं, आगे दूसरा पॉइंट सर्कमफेरेंस पे ही बात करते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क। वैसे आई थिंक ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात करी थी, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है, चाप, यानी कि ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं आर्क। ज्योमेट्री में बात करी थी, माइनर आर्क और मेजर आर्क, है ना। अगर हमें ये लेंथ बतानी है, अब ये बात समझिए, यूनिटरी मेथड हम यहां पर लगा रहे हैं कि यार जो ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर बोलूं तो आप बोलेंगे 2 पाई r, ये परिमाप, ये सर्कमफेरेंस। तो इस पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस है, वो कितना, 2 पाई r। मान लो ये हमें दिया होगा कुछ थीटा है, तो 2 पाई r सर्कमफेरेंस होता है या आर्क की लंबाई। ये पूरा, इस पूरे को मैंने मान लो कह दिया आर्क, तो ये आर्क की लंबाई 2 पाई r होगी जब थीटा कितना होगा, जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी। बात क्लियर है? तो यानी कि जब थीटा की वैल्यू 1 डिग्री होगी तब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 360। तो जब थीटा की वैल्यू मैं कह दूं कि थीटा ही है, थीटा की वैल्यू कुछ थीटा है, तब तो उस केस में ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 360 इंटू थीटा, जहां पे थीटा किस में होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, थीटा किस में होगा, हमारा डिग्री में होगा। तो अब आप एक बात समझ गए कि
जब भी वो हमसे पूछ रहा है कि भाई इसकी लेंथ बताओ, तो हम कहेंगे भाई लेंथ 2 पाई आर होती है। ये याद कैसे रखना, इस तरीके से नहीं कि लेंथ जो है 2 पाई आर होती है जब थीटा की वैल्यू 360 होती है। तो थीटा की वैल्यू अगर थीटा होगी तो क्या, या जब एंगल 360 डिग्री होता है, जब एंगल 360 डिग्री होता है तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। तो जब एंगल थीटा होगा तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। बात याद रहेगी, ठीक है, लिख लेंगे। ये बात रटना कुछ नहीं है, सब चीजों को समझने की कोशिश करें। कम से कम फॉर्मूले को हमें रटना है, जिसका हमें कुछ सर पैर नहीं मिल रहा उसको हम रटेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि समझ जाए। ठीक है, तो दो बात हमारी होगी, लेंथ ऑफ आर्क हो गया और सरकमफेरेंस पे बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एरिया पर। सर्कल का एरिया कितना होता है सबको पता है क्या? पता होना चाहिए। देखिए सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा था अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ये यानी कि पूरे आर्क का कुछ हिस्सा, उसी तरीके से होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमने बात करी थी या नहीं करी थी, कहां पर, ट्रिग्नोमेट्री में। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बोले तो ये वाला एरिया। अगर कोई हमसे इस पार्ट का एरिया पूछे, भाई इस पार्ट का एरिया बताओ जब ये सेंटर पे एंगल थीटा है, तो हम इसी तरीके से करेंगे कि यार पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, या एंगल जब 360 डिग्री होता है। तो अगर एंगल थीटा होगा तो इतना हो जाएगा। बात क्लियर है, कुछ नहीं रटना है, क्लियर। जब पूरा एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होता है जब सेंटर वाला एंगल 360 डिग्री होगा पूरा कंप्लीट। तो जब एंगल थीटा होगा तब कितना होगा, तो इनटू कर देंगे थीटा से। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। तो एक छोटा सा सवाल आपसे नोट कर लिया। हाँ, तो आपको लिखना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। ये आया नहीं है बट मैं ऐसे आपसे पूछ रहा हूं कि आप बता पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ सेक्टर इंटू हाफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, हाथ में पकड़ने में ही दिक्कत है, यहीं से देख लेते हैं। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू हाफ, लेंथ ऑफ आर्क इंटू हाफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इंटू में रेडियस, आर से ही मैं लिखते रहूं, आर रेडियस, सी लेंथ ऑफ आर्क is equal to half area of sector into में r मतलब रेडियस, और एक लास्ट ऑप्शन एरिया ऑफ सेक्टर is equal to half length of arc into में रेडियस। इनमें से कौन सा सही, आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, अपने हिसाब से सोचिए, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, और आंसर बताइए। ठीक है, उसके बाद ही आगे देखेंगे। चलिए समझे, आई होप आप ट्राई कर चुके होंगे। देखिए कुछ रटना नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा। देखिए सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ ऑफ आर्क मीटर में होगा और रेडियस भी मीटर में होगा, यानी कि कुछ इसी तरह का फॉर्म होगा, मीटर स्क्वायर मीटर मीटर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है, ये तो मीटर हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये मीटर हो गया। तो क्या इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मीटर बराबर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो सकता है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। उसी तरीके से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मीटर बराबर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, या मीटर बराबर मीटर क्यूब नहीं हो सकता। तो या तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बात क्लियर है। अब देखिए इसके लिए हमें करना क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेंगे और लेंथ ऑफ आर्क लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
जब थीटा 360 डिग्री हो। तो यहां पर सवाल में आगे ये भी कह सकता है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री जब एंगल होगा तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। उसी तरीके से लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, सेम तरीके से 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू में सेंटर में एंगल थीटा। बात क्लियर है। अब बीच में कह रहा है वो इक्वल टू का साइन। अब आप यहां पे देखिए क्या चीजें आपकी कट रही हैं। तो तीखा आपने 360 थीटा, 360 थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया आपने। अच्छा आर आप दोनों जगह स्मॉल कर लो या कैपिटल ही कर लो। तो आपका पाई आर से ये पाई आर गया। तो आपको यहां पर दिख रहा है आर, आर बराबर 2, आर बराबर 2। तो यहां पर हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात पक्का है ये। तो यहां पर अभी क्या है, r इज इक्वल टू 2r। तो r इज इक्वल टू 2r यानी कि एक हाफ भी हमें लाना पड़ेगा। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी r बराबर r आ जाएगा, यानी ये हाफ जो है ये राइट हैंड साइड में रहेगा। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आपने ये वैल्यू तो निकाल ही ली। आप ऐसे भी करना क्यों कर सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर को लेंथ ऑफ आर्क से डिवाइड कर दो, फिर देख लेंगे कि क्या हमारा आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर को लेंथ ऑफ आर्क से अगर हम डिवाइड करते तो 1/2r आ रहा होता, हाँ या ना। तो वो देखो 1/2r। तरीके एक अनेक हो सकते हैं, है ना, आंसर एक ही होगा। तो आप किसी भी तरीके से करिए। आपने ये इंटू क्या बराबर ये इंटू क्या, वैसे कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से रट्टो वट्टो मत, क्योंकि जब ये भी ऑप्शन आ जाएगा ये भी ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पहले तो हमें देखना है थोड़ा सा, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, भाई ये सही हो सकता है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद भाई आपने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, लेंथ ऑफ आर्क लिखा, काटा पीटी करी, देखा कि क्या हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं सर्कल में ही। हाँ, सर्कल में ही आगे देखते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब समकेंद्रीय वृत्त। भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं? तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दो या दो से अधिक सर्कल, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। मतलब दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, तो इस पर सवाल कैसे कैसे बनते हैं उस सब पे देखेंगे। पहला वो ये पूछ सकता है कि बताओ इन दोनों, वो पूछ सकता है कि इस पाथ का एरिया बताओ। पाथ कह लो या रिंग कह लो, एक ही बात है ना। ये एरिया क्या होगा? तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ या रिंग। ठीक है, मेनली वो पाथ कहेगा। हिंदी में बात करें तो पाथ मतलब रास्ता, और रिंग को वो कह देता है वलय। वलय कहता है, क्या कहता है, एक सेकंड, हिंदी में यार मैंने लिख नहीं रखा, हिंदी में शायद वलय ही कहते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ पाथ और रिंग मतलब ये वाला जो, ये जो रास्ते का ये जो एरिया है, अगर मुझे ये बताना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, इसका रेडियस मैंने r माना, और छोटे वाले रेडियस का मतलब रेडियस मैंने स्मॉल r माना, तो व्हाट इज एरिया ऑफ डिफरेंस? तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही है। तो ये क्या हो गया? अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस तरीके से दिखता है, आपने पाई कॉमन ले लिया, आपको मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस पर हमने पहले भी बात करी है कि कभी भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पूरा सॉल्व नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि एक रेडियस है हमारा 17.5, है ना, और ये जो रेडियस है ये है मान लीजिए 15.5। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मैं 17.5 का स्क्वायर, ऐसे आपको सवाल मिलेंगे, अब हम 17.5 का स्क्वायर निकालने बैठ रहे हैं, फिर 15.5 का स्क्वायर निकालने बैठ रहे हैं, समय ज्यादा लगेगा। तो ऐसे केस में हम इसे आगे क्या करते हैं, पाई इंटू में आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। ये क्या ये फॉर्मूला आपको रटना है? तो बिल्कुल नहीं रटना है, ये फॉर्मूला हमें नहीं रटना, हमें बस ये रटना है, रटना तो खैर कुछ नहीं है, हमें बस ये समझना है कि इस विड्थ का एरिया, इस रास्ते का जो एरिया वो कितना होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, बस ये चीज हम याद रखेंगे। हमें आगे पता है भाई जो भी कॉमन होगा वो तो हमने एक रूल बना ही रखा है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम कॉमन लेंगे। हमने पाई कॉमन ले लिया, हमें मिल गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आगे कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमेशा सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो
अगर इस तरीके से वो कहता भाई 2 सर्कल है, एक का रेडियस इतना है, एक का रेडियस इतना है, तो बताओ ये जो विड्थ होगा या ये जो एरिया होगा, ये जो पाथ होगा, इसका एरिया बताओ। तो वो हम क्या करेंगे 17.5 प्लस 15.5, तो 17 और 1 18, 18 और 5 हो गए 23 और 10 33, तो ये हो गया 33 इंटू में, और 17.5 माइनस 15.5 कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो कितना आसान हो गया, आगे पाई लगा दो, बात सही है। तो ये हो गया हमारा 66 पाई। तो इंस्टेड ऑफ कि हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें, ये बेटर है कि हम इसको हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। याद रखना कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सवाल आसान हो जाएगा। वैल्यूज आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हमने करी कंसेंट्रिक सर्कल्स के एरिया के ऊपर। उसी तरीके से अगर मान लो कल को वो हमें इन दोनों का सरकमफेरेंस दे देता है और कुछ बातें हमसे पूछता है, तब क्या करेंगे हम? सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर हमें दे दिया, परिमाप दे दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या, बस एरिया, दोनों सर्कल का एरिया का हमने डिफरेंस ले लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या होगा अगर मैं बड़े सर्कल में से, तो मान लो मैं कह दूं सी फॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है, मैं अगर इसमें से सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस r, इस बड़े वाले के सरकमफेरेंस में से हमने इस वाले का अगर सरकमफेरेंस या पेरीमीटर माइनस किया, तो इसका मतलब हुआ हमने कर दिया 2 पाई r माइनस 2 पाई r। बात क्लियर है? यहां पर हमने अगर 2 पाई को कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाता है r माइनस r। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कभी हमें इन दोनों सर्कल के रेडियस की वैल्यू निकालनी कि बताओ इन दोनों सर्कल के रेडियस में क्या डिफरेंस है ना, इन दोनों सर्कल के रेडियस में क्या डिफरेंस है, और हमें दे दिया उसने पेरीमीटर दे, कुछ भी अगर वो हमें वैल्यू देता, कहता है दोनों सर्कल के, आगे हम सवाल देखेंगे, दोनों सर्कल के पेरीमीटर का डिफरेंस इतना है, दोनों सर्कल के पेरीमीटर का डिफरेंस इतना है, एक रेडियस इतना है, तो दूसरा रेडियस बताओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसने हमें दिया कि दोनों सर्कल के पेरीमीटर का डिफरेंस इतना है, एक रेडियस हमें दे दिया मान लो ये, और पूछ रहा है ये बताइए। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, हम सीधे ये करेंगे सरकमफेरेंस का डिफरेंस हमें दे रहा है, कोई वैल्यू हमें गिवन होगी तो वो वैल्यू को हम करेंगे 2 पाई r। एक्चुअली गलती कहां पर हो जाती है ना, कोई हमें बताता है भाई ये फॉर्मूला, हम सब फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास 50 फॉर्मूले हो जाते हैं, बट हम ये फोकस नहीं करते कि उन 50 में से कौन से ऐसे फॉर्मूले जो हमें याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहां पर उसको डिराइव वगैरह नहीं करने वाले, उनको अलग पार्ट रखो। जैसे मेरे हिसाब से आपको ये जो है अपना बस ये वाला पार्ट रखना चाहिए, या इसको नहीं भी लिखो, ये समझ लो कि भाई ये हम समझ के कर लेंगे, है ना। तो आपको फोकस उन पे करना चाहिए जो हम एग्जाम में नहीं निकालेंगे, मतलब नहीं डिराइव करेंगे। यहां पर तो बस उसने हमें पेरीमीटर में डिफरेंस दे दिया, तो वैल्यू बराबर 2 पाई r माइनस 2 पाई r कर देते, 2 पाई हम कॉमन ले लेते, यहां तक आ जाते। तो उसके बाद क्या करते, वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, r माइनस r, ये एक वैल्यू आ जाती। 2 पाई से कुछ काटा पीटी कर लेते, ये फिर से एक वैल्यू आ जाती। फिर इस माइनस r को हम यहाँ लाते, ये वैल्यू वहां पे जाके माइनस हो जाती है ना, तो हमें r की वैल्यू जो है मिल जाती। ये माइनस r को सॉरी यहाँ पे ले आए तो ये प्लस r हो गया, इस बड़े r की वैल्यू बतानी थी तो वो v प्लस r हो गया। बात क्लियर है ना। तो आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, अब ये थोड़ी याद रखने बैठ रहे हैं। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, तो ऐसे इतने सारे फॉर्मूले की लिस्ट तैयार नहीं करनी है, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इस वाली बात को बस लिख लेना कि भाई अगर ऐसे सवाल आता है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, ऐसा सवाल हम बिल्कुल आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है आप सबको, नोट कर लिया? अगर नोट करना कभी भी छूटता है वापस जाके देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। अब सेमी सर्कल की क्या बात हमें देखनी, सेमी सर्कल का हम एरिया देखेंगे और पेरीमीटर देखेंगे, या परिमाप कह लो, सरकमफेरेंस कह लो, अब आप समझते चलना। ठीक है, क्योंकि होता क्या इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलते हैं तो फिर वो ये लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, हिंदी के सारे वर्ड्स पढ़ के तो मुझे याद आते हैं, बट बोलने में मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं कुछ वर्ड्स लिख के रखता हूँ। समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको याद रखना है ना। हिंदी के वर्ड्स तो आप जानते ही हैं। इधर आइए वापस, एरिया की बात करते हैं सेमी सर्कल्स पर। हाँ, ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखिए इस फिगर को, भले सेमी सर्कल ना भी दिख रहा हो बट मान के चलना ये एक अर्धवृत्त है यानी आधा वृत्त है। देखिए पूरा इस तरीके से अगर हम इसे करें तो इस तरीके से पूरा हो जाता है। तो यार पूरे का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर लिख लेना भले। ये पूरे का एरिया होता है, तो आधे का एरिया कितना होगा ये बात सही है, सबको समझ में आया? ये बात बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा आधे सर्कल का एरिया। अगर मैं कहूं बात करूं पेरीमीटर की, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? तो वो होता है 2 पाई आर। तो मैं कहूं आधे का कितना होगा ये। बस यहां पर गलती हो जाती है। यहां पर मैंने पहले भी आपको इसके बारे में हिंट दिया था कि यार ये वाली चीज याद रखना, ये अक्सर गलती हो जाती है। यहां पर गलती क्या हुई, देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो घर है, अब जो हमारा घर है, जो हमारी लैंड है, हमारी जो जमीन है, वो अब इस शेप में है और हमें इसके चारों तरफ बाउंड्री करनी है। तो पहले हमारा घर पूरा सर्कल था, हमने आधी जमीन मान लो बेच दी। तो जब हमारा पूरा सर्कल इस शेप का था, पूरा जो हमारी जमीन है वो सर्कुलर शेप की थी, तो हमें जो वायर लगाना था वो इधर लगाना था। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये आधा खेत हमने बेच दिया, आधी जमीन हमने बेच दी, तो अब हमें आधे हिस्से पे ही वायर लगाना है, मतलब कि इधर पे वायर लगाना। क्या ये बात सही है? नहीं, हमें यहां भी तो वायर लगानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज हम जोड़ना भूल सकते हैं मगर भूलना नहीं है। तो इसमें प्लस हो जाएगा क्या, ये डायमीटर कह लो या ट्वाइस ऑफ रेडियस कह लो, है ना? बात क्लियर है? तो यहां पर बस ये वाली चीज याद रखनी है। क्या ये फॉर्मूला ऐसे रटने की जरूरत है? अब देखो यही सेम चीज समझने में तो आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करोगे तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। कोई जरूरत नहीं है, मतलब यही दिक्कत होती है जो स्टूडेंट फॉर्मूले से डरते हैं ना कि सर इतने सारे फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं। समझ पा रहे हो आप कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से नहीं करने हैं? अब भाई ये वाला, भाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया, पूरे का आधा कर देंगे और फिर ये वाला हिस्सा और जोड़ देंगे। रीजन समझ पा रहे हो? क्योंकि हमारे को यहां भी अपने घर के सामने भी वायरिंग करनी है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, बट मेन हम एग्जाम में ये चीज कर रहे होंगे क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नोट करिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए हेडिंग डालेंगे अब क्वाड्रिलेटरल, यानी हिंदी में बात करें तो चतुर्भुज। इस पर बात करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 साइड्स, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं। और 4 साइड्स भी कैसी? 4, ये कह लो क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, एक बंद फिगर है ना, क्लोज्ड फिगर जिसमें कि 4 भुजाएं हो। बस आप कैसे भी बना दो। क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है। जहां भी हम कैसे भी अगर 4 भुजाएं बना दें वो सभी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अब हम बात आगे करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेशल टाइप के कैसे होते हैं, है ना? जैसे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है। अगर मैं बात करूं ट्रेपेजियम, है ना, सब पे बात करेंगे आगे, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, फिर उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं पैरेललोग्राम और एक और क्वाड्रिलेटरल जो है ट्रेपेजियम, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? जैसे हमने कोई भी एक फिगर बना दिया, भले वो आपको ये ट्राइपेजियम जैसा लगे, बट हमने एक ये क्या बना दिया है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है? अगर मैं कहूं अब इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स बराबर होती हैं, कुछ होता है, कुछ भी नहीं। ये जो क्वाड्रिलेटरल है मतलब साइड्स ए बी सी डी, इन सबकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या कही हमने, बस जहां पे 4 साइड्स हो और एक क्लोज्ड फिगर बन जाए वो एक क्वाड्रिलेटरल है। हम ये कह रहे हैं, हम बात करेंगे कम से कम जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करें कि भाई क्वाड्रिलेटरल की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसकी सारी साइड सेम होनी चाहिए, लेकिन हो सकती है। इस बात को समझिएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि चारों साइड्स बराबर हो या कोई 2 साइड्स बराबर हो या कोई 2 साइड्स पैरेलल हो, वो सब तो एक्स्ट्रा है।
सिर्फ और सिर्फ इतना हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक क्लोज्ड फिगर बन जाए और 4 साइड्स हो, बाकी एक्स्ट्रा हो रहा है वो सब बोनस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। आगे बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। अगर हम बात करें तो इसका एक डायगोनल ये कुछ है ना, ये एक डायगोनल है। क्या इन डायगोनल की लंबाई बराबर होगी? कभी भी बराबर नहीं होगी। क्या ये कभी भी बाइसेक्ट करेंगे? कभी भी बाइसेक्ट नहीं करेंगे। केवल और केवल इतनी सी बात है ये। अब इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना पड़ जाए तो पेरीमीटर क्या होगा? अगर हमारी जो जमीन है वो इस शेप की है, हम इसकी चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे तो हमारा जो वायर लगेगा वो इतना लंबा लग जाएगा। बात समझ रहे? पेरीमीटर को हमने किस भाषा में कन्वर्ट कर दिया? हमारी जमीन इस टाइप की है, उसका जब भी हमें बैरिकेटिंग करनी होगी, वायरिंग करनी होगी, चारों तरफ बाउंड्री लगानी होगी, तो जो लेंथ वायर की लगती है एक्चुअली में वही पेरीमीटर है। बात क्लियर है? अच्छा, अगर हमें यहाँ पर एरिया निकालना पड़े, अगर हमें कभी इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पड़े तो क्या इन दोनों पार्ट का एरिया बराबर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जो दो पार्ट बने क्या इनका एरिया बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों पार्ट का एरिया बराबर नहीं होगा। अगर मैं कहूं क्या कभी बराबर हो सकता है? हाँ, किसी केस में हो सकता है जब कंडीशंस चेंज होंगी, है ना, क्योंकि होने के लिए जो रेक्टेंगल है वो भी एक क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो वहां पे तो एरिया बराबर हो जाता है। तो वो सब बातें आगे होंगी। इतनी बातें हम कर रहे हैं किस हिसाब से? केवल इतना गिवन के साथ। तो अगर कभी हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे। क्या? इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, तभी हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। यानी कि हमें ये डायगोनल दिया हो, ठीक है, और ये हमें हाइट दी हो। तो अगर ऐसा हमें ये जो डायगोनल है, मान लो इस डायगोनल को हम इसको बेस मान लेते हैं ना, ये जो डायगोनल है ये पूरी लेंथ को मैं बेस मान रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आप मुझे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे इसका एरिया हो गया, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। बस ये बात हमें समझ के रखनी है, फॉर्मूला वार्मूला नहीं, हमें इतनी बात याद रखनी है। बट अगर हम इस फिगर के हिसाब से बात करें तो ट्राइंगल 1 का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू h1, हाइट 1। अच्छा, दूसरा ये वाली हाइट क्या होगी? क्या ये दोनों हाइट बराबर होंगी? किसी केस में कभी हो सकती हैं, बट इसके हिसाब से बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। मतलब इस केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी हो सकता है कि h1 और h2 बराबर हो जाएं, रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में, बट इस केस में जब हमें सिर्फ इतनी बातें दी हैं, 4 साइडें हैं, तो नहीं, ठीक है। तो यहां दूसरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू h2। बात क्लियर है? तब लेने के लिए हम हाफ बेस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा आ गया h1 प्लस h2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने की बजाय इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज कन्वीनियंट कि हम इस बात को याद रखें कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। क्लियर है? बस इतनी सी बात है क्वाड्रिलेटरल में। आगे हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर मतलब समान हो अंतर। अब समांतर चतुर्भुज पे बात करें, अब यहां पर हर एक फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एकदम, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे, छोटे से छोटा मैंने सब बिल्कुल लिख रखा है। हर एक पॉइंट पर बात करेंगे आगे आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले पैरेललोग्राम देखने में कैसा होता है? तो पैरेललोग्राम का मतलब हुआ आपने एक लाइन पैरेलल बनाई दूसरी लाइन की, है ना, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल बनेगी। भले आपको ऐसा फिगर में मुझे भी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन आपने पैरेलल बनाई, फिर आपने और 2 लाइन पैरेलल बनाई, बस। तो ये जो फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम होता है। आपने क्या किया? 2 लाइन ऐसे पैरेलल बनाई और 2 लाइन ऐसे पैरेलल बनाई कि ये इसको काटे, या ये 2 लाइन थी, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल था, है ना, तिर्यक रेखा थी, तो उसी के पैरेलल आपने एक लाइन और ये बना दी। तो अब ये जो एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। यानी कि पैरेललोग्राम की पहली आपने प्रॉपर्टी क्या देखी कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हर पॉइंट आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
है ना, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अब समांतर होती हैं इसी वजह से बराबर होती हैं, देयरफॉर इक्वल, या देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिखना। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसी वजह से इक्वल भी होती हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो यहां पर AD जो है वो BC के पैरेलल होगी और DC जो है AB के पैरेलल होगी। क्योंकि ये पैरेलल है इसी वजह से AB जो है DC के बराबर होगी और AD जो है वो CB के बराबर होगी, क्योंकि ये पैरेलल। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बात सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक एंगल छोड़ के ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमने यार ये बात पता है, वैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी बात करेंगे कि दो लाइन के बीच का हमेशा डिस्टेंस बराबर रहता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। और वो हम डिस्टेंस अधिकतर कौन सी बात करते हैं, वो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हम कौन सी बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वही जो है मेन हम डिस्टेंस कहीं भी बात करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बट लेकिन अगर मैं किसी एक थीटा एंगल पे बात करूं कि यार ये एंगल थीटा है, तो अगर मैंने कहीं भी और थीटा एंगल पे लाइन बनाई तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। ये प्रॉपर्टी आप चाहे तो ट्राई करना, आप दो लाइन पैरेलल बनाना, आप 10 डिग्री पे एक लाइन बनाना, फिर दूसरी लाइन भी 10 डिग्री पे बनाना, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। बात क्लियर है। इसी वजह से ये लेंथ इसके बराबर होती है और ये लेंथ इसके बराबर होती है। ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, सेम ही प्रॉपर्टी। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तब अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी विपरीत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, और ये एंगल अगर y है तो ये भी एंगल y होगा। ठीक है, अब आप आगे बात समझ ही गए कि ये अगर x है तो ये वाला एंगल x आ रहा था, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अगर x है, ये अगर y है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा x प्लस वाई एक लीनियर पेयर हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। तो x प्लस वाई कितना, 180 होता है। तो वो आप यहां पर भले तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि भाई x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई मतलब एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये जो साथ वाले एंगल्स हैं, इसके साथ ही, इसके साथ ही, इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। अब बात करते हैं यहां पर डायगोनल की। डायगोनल मतलब विकर्ण। अगर डायगोनल की बात करें, है ना, भले आप दो फिगर बना लेना। अगर आपको लगता है भाई एक में खिचड़ी बन रही है, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो दो फिगर बनाओ। अगर मैं कहूं ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो यहां पर जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है D1 एंड D2। D1 D2 क्या है, ब्रैकेट में लिख लो डायगोनल्स। बाइसेक्ट ईच अदर, बट आर नॉट इक्वल, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे छोटा सा। देखिए, D1 और D2 डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं होते। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। इसको थोड़ी सी साफ सफाई यहां कर देते हैं, ठीक है। तो D1 और D2 जो है ये बराबर नहीं होते हैं, हाँ बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब फिर वही बात, कभी ये बराबर भी हो सकते हैं,
है ना। आगे हम पैरेललोग्राम का एक टाइप देखेंगे कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो वहां पे डायगोनल बराबर भी होते हैं, मगर फिर वही हम एक जनरल पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि D1 और D2 बराबर हों। ठीक है, रोम्बस है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है ना, तो वहां पे डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर एक जनरल फॉर्म की बात करें तो D1 और D2 डायगोनल्स, कोई भी पैरेललोग्राम की बात करें तो डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है आप जानते हैं कि जैसे हमने ये एक लाइन बनाई है ना, ये पॉइंट मैंने कहा ये पॉइंट इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब बाई मतलब दो, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है तो उसे कहते हैं बाइसेक्ट करना, लेकिन उनकी लंबाई बराबर नहीं होती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार जो लंबाई इस पार्ट की है वही लंबाई इस पार्ट की है, जो लंबाई इस पार्ट की है वही लंबाई इस पार्ट की है, ये दोनों बराबर ये दोनों बराबर, लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इन जनरल बात कर रहे हैं, ये चारों बराबर नहीं होते, मगर ये पार्ट इसके बराबर होता है और ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा क्या आता है भाई, तो पांचवा पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ऑल फोर पार्ट्स। समझ रहे हैं कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ऑल फोर ट्राइंगल्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एरिया ऑफ ऑल फोर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। ये जो चार हिस्से बनते हैं इनका जो एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है ना। और आगे आप इसमें ये भी लिख लें एक और, डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब बात समझ रहे हैं कि जो एक डायगोनल होता है, जैसे कि हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ये डायगोनल बना दिया, ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया। देखिए जैसे हमने एक ये पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगोनल बना दिया, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वही इस वाले पार्ट का एरिया होगा। ये हम कहना चाह रहे हैं डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हमने एक बात करी, अगला ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि ये जो चार पार्ट हुए या ये जो चार ट्राइंगल बन गए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन चारों पार्ट का एरिया बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको ऐसा लगे नहीं बट याद रखिए ऐसा होता है। देखिए कैसे, देखिए ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, ये हमने डायगोनल बना दिया। अब ये बात आपको पता है कि यार ये जो डायगोनल इस तरीके से आएगा यूं, आगे मैं इसे डैश 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 करके दिखा देता हूं। ये अब हो क्या रहा है कि ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये सब आप मानते हैं है ना, ये वाला पार्ट उस पार्ट के बराबर है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके हमने दो पार्ट कर दिए, एक ये एक ये। मैं आपसे पूछूं यार इस वाले ट्राइंगल का आप मुझे एरिया बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाफ ये बेस इनटू हाइट, कुछ जो भी हाइट होगी, जैसे मुझे यहां से तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा बट आई थिंक ये हाइट होगी हमारी, है ना, तो हाफ बेस इनटू में हाइट h। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं यार आप मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल एरिया बराबर हाफ इनटू ये बेस और ये बेस बराबर है, अगर इसको मैंने b माना तो ये भी b ही होगा, b इनटू हाइट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम ही होगी, जो कि इस एक ट्राइंगल से बाहर हो सकती है और दूसरे के अंदर हो सकती है, तो हाइट वही रहेगी। बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको याद करें जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, एक तरीके से ये जो है ये इस ट्राइंगल का लिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इस ट्राइंगल का क्या है, मीडियन है, हाँ है ना, ये जो है ये इस ट्राइंगल के लिए मीडियन का काम कर रहा है, तभी तो ये दोनों बराबर है। और ये बात हम कर चुके हैं कि भाई ये अगर 1 है ये अगर 1 है
तो इन ट्राइंगल का एरिया किस रेशियो में होता है? 1:1। अगर ये 1:3 हो जाता है तो एरिया 1:3 हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम रहती है। जब सीधी लाइन ऐसे जा रही है तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए जब हमने ऐसे कर दिया तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट जो है वो सेम रहेगी। बात क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपना, ये वाला। ठीक है, इसका यूज आगे कैसे हो सकता है, कैसे सवालों में हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर और एरिया की। सारे पॉइंट्स हम यहीं कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं अगले फिगर पे जब जाऊं तो इसी का आपको रेफरेंस दे सकूं। 6th पॉइंट, पेरीमीटर क्या होगा इसका? तो पेरीमीटर मतलब कि हमने जो पैरेललोग्राम बनाया था, तो अगर मैं इसे A मान लूं, इसे मैं B मान लूं, तो ये भी A होगा, ये भी B होगा। तो पेरीमीटर बराबर A प्लस B प्लस A प्लस B, यानी कि 2A प्लस 2B। तो 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B। बात सही है। लास्ट, अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया कैसे हम निकालेंगे? तो एरिया के लिए देखिए हमने क्या किया, यहां पर डायगोनल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब डायगोनल बनाने से हमने क्या किया, हम ये बात समझ गए कि यार जो एरिया इस वाले पार्ट का होगा वही एरिया इस वाले पार्ट का होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताऊं तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस मैंने ए को माना, इंटू मैंने कुछ हाइट मानी ये। ठीक है, तो इंटू में h हाइट हो गया। तो ये तो एक ट्राइंगल का एरिया है, तो 2 के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया आ गया a इंटू में h, a इंटू में h। उसी तरीके से आई होप आप समझ पाए कि अगर मैंने b को बेस माना होता, अगर मैंने b को बेस माना होता और फिर मैं उसके ऊपर हाइट लेता कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर हम b को बेस मानते, अगर हम b को बेस मान के इसके ऊपर ऐसे हाइट ड्रॉ करते तो हम कौन से ट्राइंगल का एरिया बता रहे होते? हम इस ट्राइंगल का एरिया बता रहे होते। इस ट्राइंगल का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं और मैं कहूं ये हाइट है, ये हाइट अलग होगी और ये वाली हाइट लेंथ में अलग होगी, तो इसका एरिया मैं कह सकता हूं हाफ इंटू में बेस b हो गया, इंटू में हाइट h होगी। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया है, तो इस ट्राइंगल का भी एरिया इसके बराबर ही होगा, तो इंटू कर देंगे 2, तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो 2 से गया 2, तो एरिया कितना है? बेस इंटू हाइट। तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई एरिया a इंटू एच, a इंटू जो भी हाइट होगी, हाइट मतलब कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। आप समझ पा रहे हैं? ये जो हाइट है, ये जो इसको आगे बढ़ाने पर मिलेगी, यही ये हाइट है। ये हाइट और ये हाइट बराबर है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों के बीच में। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आ गया वो आ गया, हम कह सकते हैं इन जनरल, बेस इंटू में हाइट। क्या? बेस इंटू में हाइट। कैसे आया समझ पाए? अगर आप a को बेस मानते हो, अगर आप इस साइड को बेस मानते हो, तो जो हाइट होगी वो इन दोनों साइड के बीच में होगी। अगर आप इसको बेस मानते हो तो इन दोनों साइड के बीच की जो हाइट होगी या डिस्टेंस होगा दैट विल बी हाइट। तो बेस इंटू हाइट या बेस इंटू हाइट। तो आप इसको बेसिकली ऐसे याद रखो, बेस इंटू में हाइट। बेस आप a भी मान सकते हो, बेस आप b भी मान सकते हो। तो जनरल फॉर्म जरूर लिखें, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। ये है हमारा मेन। क्लियर है? तो ये होता है हमारा क्या? कंप्लीट। इसी के साथ हमने किया पैरेललोग्राम को कंप्लीट।